Hello everyone. So we are here in lecture number 18 और आई होप अब आप एंजॉय कर रहे हैं क्लास को और दिस इज चैप्टर नंबर 9 यू गाइस नो वेरी वेल यानी यूनिट नंबर 3 जो मैंने पहले से ही बोला है कि ये बहुत ही लेंदी चैप्टर है। ठीक है। इसमें हम लोग करने वाले क्या हैं, ठीक है, देखना जरा। ये वो सारे के सारे लिंक्स हैं जो मैं आपको वीडियो की शुरुआत में बोलता हूँ, जहाँ पर आप मुझे फॉलो करेंगे कमिंग फ्यूचर के लिए। गॉट इट। टेलीग्राम चैनल पे जहाँ मेरे अपडेट्स होते हैं, फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर भी करंट के लिए लगातार जुड़े रहेंगे। जो साइंस और एनवायरमेंट पे जो करंट अफेयर्स की क्लासेस होती हैं वो मैं वहाँ पर यूट्यूब पर ही देता हूँ। ठीक है। सो यूनिट नंबर 3 और चैप्टर नंबर 9 पार्ट 3। देखो ये चैप्टर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और समिट से जुड़ा हुआ है। पीछे हम यूएनएफसीसी की बात कर रहे थे, ठीक है, यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अब हम यहाँ पे बात करेंगे जो बचे हुए कोप मीटिंग्स हैं यूएनएफसीसी की, और कह लो तो जो कोप 26 है वहाँ से डिस्कशन यहाँ पर करना है। ठीक है। इसके पहले हमने यूएनएफसीसी के कुल जितने भी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है उसमें मैंने आपको कोप का कॉन्सेप्ट, सीएमए का कॉन्सेप्ट और सीएमपी का कॉन्सेप्ट है ना, ये मैंने आपको दे दिया था। ठीक है। तो मुझे नहीं लगता इनमें आप में से किसी को किसी तरह की दिक्कत होने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो इस पूरे के पूरे लेक्चर में हम 26 कॉन्फ्रेंस जो यूएनएफसीसी का है उसको देखेंगे। हेलो, वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा हो गया। ओके। कोप 26 की बात करेंगे। ठीक है। कोप 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यूएनएफसीसी की। ठीक है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का। और यूएनएफसीसी को लाने के पीछे कारण क्या था वो हमने पीछे देख लिया। पूरी दुनिया में जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हो रहे हैं उसको स्टेबल करना है, यानी हमें उस लेवल तक ले जाना है जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले की कंडीशन थी, यानी प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो इन्वायरमेंट में CO2 वगैरह का लेवल था वहां तक पहुंचना है। ठीक है। 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो यूएनएफसीसी की मीटिंग होती है, ठीक है, वो होता है नवंबर 2021 में, और वो जगह होता है ग्लासगो। ग्लासगो पड़ता है यूनाइटेड किंगडम में, और ग्लासगो कन्वेंशन के नाम से कोप 26 पूरी दुनिया में जाना जाता है। और सबसे बड़ी बात जो ग्लासगो को लेकर है वो ये है क्योंकि यहाँ पर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की कुछ पंचामित्र जैसे कंसेप्ट जो दिए गए हैं जिस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और यहाँ तक कि 2022 के मेंस में पंचामित्र वाला कंसेप्ट पूछा भी गया है। और वहाँ पर यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछा भी था कि भाई दुनिया में, है ना, दुनिया में पंचामित्र वगैरह का कॉन्सेप्ट या इंटरनेशनल सोलर लाइंस के बारे में बात करने वाला जो प्रोमिनेंट लीडर था वो कौन था। ठीक है। सो आगे बात करेंगे। वैसे भी इंटरनेशनल सोलर अलायंस जब मैंने आपको कोप 21 पीछे के लेक्चर में पेरिस कन्वेंशन पढ़ाया था, ठीक है, 2015, वहां पर मैंने कहा था कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का डिस्कशन यहीं पर होता है। वो अलग बात है इंटरनेशनल सोलर अलायंस आगे चलकर 2016 में मराकेश मोरक्को में डिस्कशन के लिए लाया जाता है। ठीक है। और फिर फाइनली वो पास होता है। ठीक है। अब हम पहुंच चुके हैं कोप 26 यानी 2021 में। 2021 में जो चीज लाई जाती है एक्चुअल में काफी हद तक वो पीछे का जो पेरिस एग्रीमेंट होता है उसी से इन्फ्लुएंसिव होता है। ठीक है। यहाँ पर पूरी की पूरी कोशिश वही करनी है कि जो हम कमिटमेंट्स कर रहे हैं, जो पीछे से करते आ रहे हैं, उसको हम आगे पूरा करेंगे। क्लाइमेट चेंज पे जो बदलाव हो रहा है उसको मिटिगेट करने की कोशिश करेंगे, यानी कम करने की कोशिश करेंगे। अब जरा समझना, कोप 26 में इंटरनेशनल लेवल पे ग्लासगो के अंदर कौन कौन से प्रोविजंस लाए गए हैं उसका हाईलाइट देखो। पहला, 4 गोल जो अचीव करने की बात की जा रही है वो ये कही जा रही है कि 2050 तक हम दुनिया में नेट जीरो तक पहुंच जाएंगे, यानी पूरी दुनिया नेट जीरो के कॉन्सेप्ट पर 2050 तक पहुंच जाएगी। नेट जीरो का कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको आगे बताता हूँ, पहले आप पॉइंट्स देख लो। दूसरा जो गोल है यहाँ पर सीधी बात कही जा रही है कि हम सारी की सारी कम्युनिटीज और नेचुरल हैबिटेट को
प्रोटेक्ट करेंगे, है ना। तीसरा कहा जा रहा है कि फाइनेंस वगैरह जो हमने पीछे से ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में बात कर रहे थे, सही आपको याद आ रहा होगा, जहाँ 100 बिलियन यूएस डॉलर को जनरेट करने की बात कर रहे थे, उसको मोबिलाइज किया जाएगा, गॉट इट। यानी डेवलप कंट्री जो पैसे जनरेट कर रहे हैं वो डेवलपिंग कंट्री को दिए जाएंगे, गॉट इट। और चौथा, वर्क टुगेदर टू डिलीवर, यानी सब लोग मिलजुल कर काम करेंगे और चीज़ों को डिलीवर करेंगे ताकि इंटरनेशनल लेवल पे हम इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल रख पाए। अब इन चारों चीजों पे हम लोग अगर एक एक पार्ट को लेकर बात करें तो क्या क्या पहलू है। तो पहला, नेट जीरो बाय 2050 का कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, नेट जीरो का मतलब होता है कि कोई भी जितना एमिशन कर रहा है, कार्बन एमिशन कर रहा है, वो सारे के सारे कार्बन एमिशन को यूज भी कर ले रहा है, यानी सिंक भी कर ले रहा है। यानी जितना कार्बन एमिशन निकल रहा है उसी हिसाब से पूरा कार्बन एमिशन वो यूज भी कर ले रहा है। तो एक एक्स्ट्रा कार्बन एमिशन एटमॉस्फेयर में नहीं बढ़ने पा रहा है, वो कंसेप्ट होता है नेट जीरो। तो ये माना जा रहा है कि पूरी दुनिया मिलजुल कर जब कोशिश करेगी तो 2050 तक हम नेट जीरो तक पहुंच जाएंगे, और ये टारगेट बनाएगा कि नेट जीरो तक पहुंचना ही होगा, गॉट इट। तो नेट जीरो क्या है? नेट जीरो मिड सेंचुरी तक कोशिश, अच्छा नेट जीरो के पीछे उद्देश्य ये है कि अगर हम नेट जीरो को पूरा कर पाते हैं तो जो भविष्य में कहा जा रहा है मिड सेंचुरी तक, यानी 2050 की बात करना है ना, मिड सेंचुरी मतलब आज जैसे आप 2025-26 की बात कर रहे हैं तो आगे 2050 तक, दैट इज मिड सेंचुरी तक हम कोशिश करेंगे कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस इतने लेवल तक पहुंचा दें कि ग्लोबल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 21वीं सदी में मतलब एंड तक आते आते 1.5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ना बढ़ने पाए। ठीक है, अभी जो पीछे के असेसमेंट रिपोर्ट जो आईपीसीसी के आए हुए हैं, मैं आईपीसीसी में आपको बताऊंगा असेसमेंट रिपोर्ट पर और डिटेल में, उनका तो इतना डरावना स्टेटमेंट आ रहा है कि 4 पॉइंट कुछ डिग्री सेल्सियस बढ़ने वाला है। ठीक है, तो इसको कोशिश करनी है कम करते 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 कि 1.5 डिग्री तक पहुंच जाए, और आगे धीरे 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 करके हम उसको न्यूट्रलिटी तक पहुंच जाएंगे, यानी हम कार्बन न्यूट्रल तक पहुंच जाएंगे। और कार्बन न्यूट्रल क्या होता है मैंने आपको बताया, फिर बता रहा हूं कि हम उसी कंडीशन में आ जाए जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले की कंडीशन थी, जो पीछे के लेक्चर में मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पर बात ये भी होती है, इन चीजों को पूरा करने के लिए, है ना, हमें करना क्या होगा। इन चीजों को पूरा करने के लिए मैंने आपको बोला था पीछे के डिस्कशन में एनडीसी के बारे में, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। इस लेक्चर में भी हम लोग नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे, जो पेरिस कन्वेंशन तक कर देना था। जब मैंने आपको 2012 दोहा कन्वेंशन पढ़ाया था पीछे पीछे के लेक्चर में, तो मैंने कहा था कि पेरिस कन्वेंशन तक आते आते पूरी दुनिया को, हर कंट्री को एनडीसी यानी इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को फॉलो कर और ये बताना होगा कि 2020 के बाद वो क्या करेगा। 2030 के अंदर उसी आईएनडीसी का नाम आगे बदलकर एनडीसी कर दिया गया, यानी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। और नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में 2022 में भारत ने क्या बोला, उस बारे में भी हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। अच्छा, तो पहला ये हो गया कि एम्बिशियस 2030 का एमिशन का जो रिडक्शन है उसको पूरा करेगा हर कंट्री, जो पीछे पेरिस कन्वेंशन में भी बात हो रही थी और यहाँ ग्लासगो में भी बात हुई है। अब देखो, धीरे धीरे पहले 2030 वाला टारगेट तक पूरा करेंगे, फिर आगे और अचीव करेंगे, और फिर जाकर 2050 तक हम नेट जीरो पर पहुंच जाएंगे। धीरे धीरे होगा, सडनली इट इज नॉट पॉसिबल। दूसरी चीज, अब कंट्रीज विल नीड टू, अब इसको करने के लिए कंट्रीज को क्या क्या जरूरत है, ये पॉइंट्स दिए गए हैं। फेज आउट ऑफ कोल, यानी कोयले को पूरी तरह से बंद करना होगा। देखो, ये चीज ग्लासगो में आ रही है नेट जीरो को फॉलो करने के लिए कि कोयले का यूज पूरी तरह से जीरो कर दो, ठीक है, यानी बंद करो। फेज आउट का मतलब बच्चा होता है पूरी तरह से खत्म कर देना। दूसरा कह रहा है कर्टेल डिफॉरेस्टेशन, जो लोग वन को काट रहे हैं उनका काटना बंद करो, कर्टेल करो, डिफॉरेस्टेशन कम से कम करो जितना कर सकते हो। तीसरा कह रहा है स्पीड अप द स्विचेस टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और आप सब जानते हैं इंडिया में भी फेम स्कीम वगैरह लाई गई, जो मैंने आपको साइंस टेक में पढ़ाया, फेम 2.0, ये सारी चीजें लाई गई, जहाँ पे ईवी व्हीकल्स के चार्जिंग सिस्टम वगैरह सरकार ऑप्शंस भी दे रही है, इनको दे रही है कि आप खोलिए, हम आपको प्रमोट करते हैं, सब्सिडीज देते हैं। तो कहीं ना कहीं ईवी व्हीकल्स को इंडिया में भी प्रमोट किया जा रहा है। और चौथा ऐसा है कि ज्यादा से ज्यादा एनकरेजमेंट हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ करना पड़ेगा, वही सोलर, वही विंड, वही ओशन, वही जियोथर्मल, वही बायोमास, जहां पर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन नहीं होने वाला है और ये चीजें सस्टेनेबल होंगी। और जैसे जैसे हम जब रिन्यूएबल की तरफ जाएंगे बच्चा, तो वैसे वैसे हम क्या करने वाले हैं, कोल का यूटिलाइजेशन कम करने लगेंगे। तो ये पॉइंट्स हैं नेट जीरो को पूरा करने के लिए जो इंटरनेशनल लेवल पर बोला गया। तो नेट जीरो से जुड़े कितने पॉइंट्स हैं मैंने आपको बता दिए। आगे चलते हैं, अगला कंसेप्ट है जहां पर हम एडॉप्ट टू प्रोटेक्ट द कम्युनिटीज एंड नेचुरल हैबिटेट की बात करते हैं। देखो, एक अच्छी जिंदगी के लिए
एक अच्छी लिवलीहुड्स के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ की कम्युनिटी, मतलब लिवलीहुड की बात ही कर रहा हूँ, जो लोग वहाँ रहते हैं उनके नेचुरल हैबिटेट को बचा कर रखा जाए। यानी कहने का मतलब है जिस तरीके से हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्नाइज्ड हो चुके हैं उस हिसाब से हमने इन्वायरमेंट को उतना ही खराब कर डाला है। तो सीधा देखो कह रहा है कंट्रीज विल वर्क टुगेदर स्पेशली टू प्रोटेक्ट एंड द रिस्टोर इकोसिस्टम एंड बिल्ड डिफेंसेस वार्निंग सिस्टम resilient infrastructure and agriculture to avoid the loss of homes, livelihoods and even lives. तो ये तो एक जनरल टर्म है दैट यू पीपल नो वेरी वेल कि डेफिनेटली ये चीजें सस्टेनेबल हो जाएंगी। मतलब जब चीजें सस्टेनेबल हो जाएंगी चीजें अपने आप मोबिलाइज मतलब सामने आ जाएंगे। मोबिलाइज फाइनेंसेस, भैया डेवलप कंट्री अब पैसा बनाइए, जनरेट कीजिए, जिसके पीछे बारे में हमने पीछे बात कर लिया था। और मैंने आपको बोला था अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए ग्रीन क्लाइमेट फंड फोर्स में कब आया, उसका लॉजिक कब आया, चीजें प्रिंसिपल कब आई, तो आप कानकुन बोलोगे 2010, जो पिछले लेक्चर में मैंने बोला। मैं इस लेक्चर को वापस पिछले लेक्चर से बोल के जोड़ता जा रहा हूँ क्योंकि ये लेक्चर पिछले लेक्चर का ही नेक्स्ट पार्ट है। अच्छा, फिर मोबिलाइज फाइनेंसेस में हुआ, ठीक है, जो प्रॉमिस इन्होंने किया है डेवलप कंट्रीज ने कि मैं आपको 100 बिलियन यूएस डॉलर जनरेट करके डेवलपिंग कंट्री को दूंगा, ये चीज जरूरी। और पीछे के लेक्चर में मैंने बोला था सिर्फ फंडिंग ही नहीं दोस्त, है ना, यहाँ पर आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करना पड़ेगा। गॉट इट। अब यहाँ बात हो रही वर्क टुगेदर टू डिलीवर, साथ साथ काम करना और चीजों को लेकर आना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? इसके पीछे रीजन है पूरी दुनिया का एटमॉस्फेयर एक है। मैंने फिर भी बोला है पहले भी और अभी बोल देता हूँ, पूरी दुनिया में अगर कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बोला जाता है एटमॉस्फेयर में तो 0.03% ही बोला जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि अमेरिका 0.03 बोलता है और इंडिया 0.2 बोलता है, 0.2 बोलता है या कुछ और बोलता है। नहीं बच्चा, क्योंकि पूरी दुनिया का एटमॉस्फेयर एक है, इसीलिए सबको मिलकर प्रयास करना होगा। तो वर्क टुगेदर टू डिलीवर, ठीक है। और यहाँ पर ये चीज बोली जा रही है वर्क टुगेदर टू डिलीवर के लिए, जो पेरिस में 2015 में जो चीजें डिसाइड हुई थी ना, जिसको हम लोग पेरिस रूल बुक कहते हैं, वो चीजें लानी पड़ेंगी, ठीक है। लीडर्स विल वर्क टुगेदर टू फ्रेम अ लिस्ट ऑफ डिटेल्ड रूल्स दैट विल हेल्प टू फुलफिल द पेरिस एग्रीमेंट्स। यानी आपको पेरिस, है ना, आपको पेरिस की जो एग्रीमेंट्स हुए थे उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसमें जो नियम कानून बनाए गए थे जिसको रूल बुक के नाम से हम लोग जानते हैं। अब इन सारे पहलुओं को देखते हुए जो COP 26 में बात हुई, भारत का अपना कमिटमेंट क्या है, याद रखना आपके आने वाले सालों में भी ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2030 तक ये चीजें चलेंगी। हाँ, ये जरूर है कि 2030 तक इन चीजों में कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहेंगे, समय के साथ अपडेट होते रहेंगे, लेकिन ये चीजें ही रहेंगी, इनका कोई फॉर्म भले ही चेंज हो जाएगा। जैसे भारत ने बोला पहले कि भैया ऐसा है कि हम 40% रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट करेंगे 2030 तक, फिर बाद में बोला नहीं नहीं यहाँ तक आते रहे 40% नहीं, हम 50% से करेंगे। तो कुछ पुराने इंफॉर्मेशन 40% लिखे मिलेंगे, लेकिन नए अपडेट देखोगे तो रिन्यूएबल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन 2030 तक हम 50% करने वाले, इस तरह के चेंज। लेकिन हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, इस तरह के अपडेट्स मिलेंगे, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी को चेंज नहीं कर, रिन्यूएबल एनर्जी स्टिल वही रहेगा। 5-fold स्ट्रेटजी टू फाइट क्लाइमेट चेंज, टर्म पंचामित्र, ये नाम हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का दिया हुआ है, पंचामित्र, है ना, पंचामृत। तो पंचामृत के केस में ग्लासगो के अंदर उनका क्या स्ट्रेटजी रहा, उन्होंने क्या बोला कि भारत भी इन चीजों में बहुत ही एग्रेसिव रूप में काम कर रहा है, जो कि इन्वायरमेंट इज वन फॉर एवरीवन, ये चीज हर किसी को पता है। कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको ठीक से जानने पड़ेंगे। देखो मैंने भी बोला 50% इंडियाज एनर्जी विल सोर्स फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। मैंने बोला था ये नया चेंज हुआ, इसके पहले 40% बोला जाता था। यहां तक आते हैं रिन्यूएबल एनर्जी का अचीवमेंट भारत 50% कर देगा 2030 तक। अगला देखो, रिडक्शन इन कार्बन एमिशन अंटिल 2030 बाय 1 मिलियन टन, ठीक है। यानी कहने का मतलब है 10 लाख टन भारत 2030 तक कार्बन एमिशन अपने कंट्री से रिड्यूस कर चुका होगा, यानी हम कार्बन सिंक कर चुके होंगे। सेकंड वन, थर्ड वन, इंडिया शैल आल्सो रिड्यूस द एमिशन इंटेंसिटी पर यूनिट ऑफ जीडीपी बाय लेस देन 45%। अभी लेस देन जीडीपी 45% का मतलब होता है कि जो आपकी जीडीपी है टोटल पॉपुलेशन के साथ डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको हम 45% तक करने वाले हैं, ठीक है, 2030 तक। इसका मतलब यही है कि जो भी जीडीपी है उसके हिसाब से ग्रीन हाउस गैस एमिशन का जो रेशियो होता है उसको कंट्रोल करना है। 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी 2030 तक पहुंचाना है। आपको पता है पहले यही वैल्यू 500 गीगावाट जो था वो 450 था। पंचामृत जब दिया हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, उसी समय 500 गीगावाट एक नए अपडेट्स आ गए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगली चीज भारत ने क्या बोला, भारत ने बोला देखो नेट जीरो मैं भी करूंगा, लेकिन भारत ने बोला भाई इतनी जल्दी नहीं करेंगे, 2050 तक मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, और भारत ने अपना टारगेट बोला 2070।
ये भारत के अपने जो पंचामृत हैं, मृत हैं, ये क्वेश्चन पंचामृत आपके पेपर में मेंस में पूछा भी गया है 2022 के मेंस के एग्जामिनेशन में। तीन चीजों को बहुत बारीकी के साथ ध्यान देना, और इंटरव्यूज वगैरह में भी इट मैटर्स अ लॉट। अब देखो, इंडिया ने एक स्लोगन भी दिया। क्या दिया? वन लाइफ वन वर्ड एट ग्लासगो। एक ही दुनिया है और एक ही जीवन है ना, क्योंकि एटमॉस्फेयर एक है, तो एक ही दुनिया और एक ही जीवन के बारे में बात होगी। यहाँ पर कुछ चीजें और बता दूं, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ये भी बोला कि जो ग्रीन क्लाइमेट फंड टाइप की जो बातें हो रही थी, ठीक है ना, वो ग्रीन क्लाइमेट फंड में जहां पर 100 बिलियन यूएस डॉलर बनने की बात हो रही थी, वहां पर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं भाई ऐसा है कि 100 बिलियन नहीं, 1 ट्रिलियन करना पड़ेगा। अब 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू हाउ मच? 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू होता है बच्चा 100 नहीं, 1000 बिलियंस। तो अगर इसको हम बिलियन के रेफरेंस में जाएं, यानी जो 100 बिलियन यूएस डॉलर इकट्ठा करना था, वो 1000 बिलियन यानी 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर अचीव करना पड़ेगा। डेवलप कंट्री को मिलकर बनाना पड़ेगा, जिसको डेवलपिंग कंट्री को दिया जाएगा अपने कंट्री में डिफरेंट तरह के प्रोग्राम चलाने के लिए, और डिफरेंट तरह की चीजों को चलाकर अपनी कंट्री में ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने के लिए। ये भी मेरे ख्याल से समझ में आ गया। और यहाँ पर एक चीज और बोला गया, जब मैं बोलूं, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर जो चीजें आई हैं वो यही आई है कि भाई देखो, हम फेज आउट नहीं करेंगे, हम फेज डाउन करेंगे। किसकी? कोल की बात। यहाँ पर देखो सीधा कह रहा है कि अनअनएप्टेड कोल शुड बी फेज डाउन, नॉट फेज आउट। जबकि वहां पे क्या बात हो रही है? वहां क्या बात हो रही है? ग्लासगो में बोला जा रहा है भैया कोल को पूरी तरह से फेज आउट करो। लेकिन हम क्या कह रहे हैं? फेज आउट नहीं करेंगे, हम फेज डाउन करेंगे। देखो, फेज आउट और फेज डाउन का डिफरेंस क्या होता है? फेज आउट का मतलब होता है पूरी तरह से कोयला बंद कर दो, अच्छा है ना, और फेज डाउन का मतलब होता है धीरे 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 हम कम करना शुरू कर रहे हैं। और सही बात है दोस्त, सडनली अगर हम कोयले को रोक देंगे, और आज इंडिया में 50% के ऊपर पावर जनरेशन अगर कोयले से हो रहा है, तो हमारी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे देश का डेवलपमेंट, इंडस्ट्री सब तो रुक जाएगी ना। तो वही हम कह रहे हैं कि भाई हम थोड़ी धीरे धीरे कर रहे हैं। और सही बात है, जब हम धीरे धीरे अल्टरनेटिव की तरफ जा रहे हैं, सोलर की तरफ जा रहे हैं, विंड की तरफ जा रहे हैं, और सोर्सेज की तरफ जा रहे हैं, है ना, बैटरी ऑपरेट जा रहे हैं, तो सडनली वी कैन नॉट अडॉप्ट देम। और भारत इज व्हाट? भारत इज डेवलपिंग कंट्री। हमारे यहाँ काफी लोग तो यहाँ भूखमरी वगैरह के शिकार भी होते हैं, पॉवर्टी की भी तो समस्या है, तो हम सडनली इन चीजों को अडॉप्ट नहीं कर सकते। गॉट इट? सडनली इन चीजों को अडॉप्ट नहीं कर सकते। हाँ, वो अलग बात है कि कॉफी कंट्रीज ने इंडिया को क्रिटिसाइज किया है, और क्रिटिसाइज करने का सीधा रीजन कोयला वाला ही, आपको सही बताऊं तो। इसीलिए भारत ने बोला भाई हम 2050 तक न्यूट्रलिटी हम नहीं कर पाएंगे, हमें थोड़ा और टाइम लगेगा, यानी 2070, है ना। ठीक है, लोगों ने थोड़ा बोला कि भारत फेज डाउन की बात कर रहा है, नॉट अ फेज आउट ऑफ कोल, तो ठीक है ना, भारत अपनी कंडीशन के हिसाब से चलेगा ना। ये ऐसा थोड़ी ना कि हम उसको मना करें, हम करेंगे नहीं, हम करेंगे, हमें टाइम थोड़ा ज्यादा चाहिए। जैसे पीछे मैंने बोला था कि जब पेरिस कन्वेंशन 2015 में अमेरिका वॉकआउट कर जाता है, तो अमेरिका वॉकआउट कर जाने का मतलब ये नहीं होता अमेरिका पेरिस कन्वेंशन को मानने से मना कर देता है। अमेरिका कहता है मैं तुरंत अडॉप्ट नहीं करूंगा, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। लेकिन उसको लोगों ने, मीडिया ने किस तरीके से दिखाया, वो एक प्रॉब्लम है अंडरस्टैंडिंग की। क्योंकि अमेरिका को भी पता है कि दुनिया का एटमॉस्फेयर वन है, इन्वायरमेंट वन है, और सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अमेरिका जैसे कंट्री में हमेशा प्रायोरिटी इकोनॉमी रही है, इन्वायरमेंट सेकेंडरी रहा है। ये थोड़ा लॉजिकली समझिएगा। ये इंडिया के सारे पॉइंट्स जो आपके सामने है ना, जो यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया, वही बातें जो मैंने आपको बोली, या एक छोटा सा फ्लो चार्ट वगैरह के फॉर्म बोला। पहला, COP26 में पंचामृत में क्या है? पहला, इंडिया नेट जीरो अचीव करेगा, ठीक है। और जो इंडिया टारगेट ऑफ नेट जीरो अचीव करेगा बाय द ईयर 2017 नहीं है, इसको थोड़ा सा करेक्शन होगा, और ये होगा 2070। गॉट इट? ये होगा 2070, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड वन, इंक्रीज द नॉन फॉसिल एनर्जी, है ना, इंक्रीज द नॉन फॉसिल एनर्जी। नॉन फॉसिल का मतलब वही जहां पेट्रोल डीजल की बात नहीं हो रही है, नेचुरल गैसेस की बात नहीं हो रही है ना, उनकी एनर्जी को 500 गीगावाट 2030 तक इंडिया करेगा। अगला इंडिया कह रहा है कि 50% कंट्रीब्यूशन इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी का शुरू होगा बाय 2030 तक। और वो बोल रहा है कि जो जीडीपी है, कार्बन इंटेंसिटी की बात हो रही है, 45% बाय 2030 तक, है ना, उसको हम कम करेंगे जीडीपी का। और अगला कह रहा है कि भाई देखो ऐसा है कि 1 बिलियन टन कार्बन एमिशन हम लोग कम कर देंगे बाय 2030। ये है पूरा का पूरा बच्चा पंचामृत, ठीक है, ये है पूरा का पूरा पंचामृत। आगे हम बात करते हैं नेट जीरो गोल क्या है। देखो, नेट जीरो गोल आई डोंट थिंक सो मुझे बहुत ज्यादा इससे बोलने की जरूरत है, आप सब अच्छे तरीके से समझ सकते हैं नेट गोल क्या है। देखो, नेट जीरो गोल ही एक तरह से कार्बन न्यूट्रलिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। कुछ हद तक कार्बन न्यूट्रलिटी की तरह नहीं भी हो सकता, लेकिन हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि यूपीएससी के लिए इतना ही बहुत है। नेट जीरो गोल काफी हद तक कार्बन न्यूट्रलिटी ही है,
ठीक है, अब यहां देखो नेट जीरो के केस में करना क्या है, किसी भी स्टेट है ना जो कंट्री एमिशन हो रहा है उसको कंपनसेट कर दिया जाए, उसको एब्जॉर्ब करके एटमॉस्फेयर से, ठीक है। और अगर कोई भी एमिशन जो हो रहा है, ठीक है, उसको अगर कंपनसेट कर देते हैं एब्जॉर्ब करके, तो अंत में जाके जो कंडीशन होता है वो हो जाता है क्या, नेट जीरो, क्या न्यूट्रल। अब देखो यहाँ पे जरा समझना, कार्बन सिंक करने के लिए हमें फॉरेस्ट वगैरह की तरफ जाना होगा, जो बोली जा रही है बात, ठीक है। अगर तभी क्या बोला था कि डिफॉरेस्टेशन को काटेल करो, याद आ रहा, पीछे की चीजों को जोड़ो। अगला क्या कह रहे हैं, अगला क्या कह रहे हैं, एडवांस और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी जिसकी वजह से हम कार्बन कैप्चर स्टोरेज कर सके। आपको पता है जब मैंने बेसिक इकोलॉजी पढ़ाई थी, है ना, उसके बाद जब यूनिट 2 में आए थे तो हम लोगों ने उसके बाद बात किया था यूनिट 2 में कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की, टेरेस्ट्रियल सिक्वेस्ट्रेशन, जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन। तो कहीं ना कहीं हमें कुछ और अच्छी सी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी जिससे हम एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लें। दिस द पॉइंट। अनदर पॉइंट ये भी कहा जा रहा है कि भाई, है ना, अगर पॉसिबल है तो निगेटिव एमिशन की तरफ चले जाए तो काफी अच्छा हो जाएगा। और अगर मान लो कोई निगेटिव एमिशन की तरफ चला जाता है तो उसको हम कहते हैं बच्चा कार्बन निगेटिव। और कार्बन निगेटिव जो दुनिया का पहला कंट्री बना है वो है भूटान। अब आप पूछोगे कार्बन निगेटिव का मतलब क्या होता है। कार्बन निगेटिव का सीधा मतलब हो जाता है कि जो एब्जॉर्प्शन है और जो जनरेशन है ना, जो आप कार्बन एमिशन जनरेट कर रहे हैं उससे ज्यादा आप कार्बन को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, तो आपका कार्बन जो है ना वो निगेटिव कार्बन चला जा रहा है। पॉजिटिव कार्बन क्या होता है, पॉजिटिव कार्बन क्या होता है, जितना आप कार्बन को एब्जॉर्ब करें एटमॉस्फेयर से उससे ज्यादा कार्बन एमिशन जा रहा है। नेगेटिव कार्बन क्या होता है, जितना आप एमिशन जनरेट करें उससे ज्यादा अगर एब्जॉर्ब कर लिया ना तो वो कहलाता है कार्बन निगेटिव। तो दुनिया का कौन सा ऐसा कंट्री है जो कार्बन निगेटिव का पहला कंट्री बना, दिस इज भूटान, एवरीबॉडी रिमेंबर। आगे चलते हैं, क्या क्या एक्शंस लिए गए हैं नेट जीरो को लेकर। यहां पर देखो कुछ कंट्री ऐसे हैं जो नेट जीरो के फेवर में है। अब कौन कौन से कंट्री नेट जीरो के फेवर में है, यूके, फ्रांस और बहुत सारे अदर कंट्रीज भी दे आर इन द फेवर ऑफ नेट जीरो। और वो कहते हैं, इसीलिए वो कहते हैं कि भाई देखो हम लोग मिडिल ऑफ द सेंचुरी को जिस कंडीशन पे ले जाना, भाई 1.5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए, कम करते करते वो 4 की जगह 1.5 तक हम पहुंचा देंगे, तो ये अच्छी कंडीशन है। और यहाँ पर यूरोपियन यूनियन, कनाडा, साउथ कोरिया, जर्मनी एक्सेट्रा, उन्होंने भी एक्सप्रेस किया है इस इंटेंशन को कि नेट जीरो को भविष्य में लाना चाहिए। यहाँ पर हमारा सबसे पड़ोसी देश चाइना क्या कहता है, चाइना कहता है भाई देखो हम नेट जीरो भी अपनाएंगे बट नॉट इंटरनेशनल टारगेट 2050, हमें 2060 चाहिए। और भारत ने क्या बोला, 2070 चाहिए। अब देखो, अब बात करते हैं ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव्स क्या है। ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव स्टिल इट वाज अ यूपीएससी मेंस क्वेश्चन पेपर 2022 में ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया। आई थिंक 2022 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया, 21 या 22 में क्वेश्चन पूछा गया है ना। अब देखो ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव्स क्या है। ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव्स इंडिया और यूके के बीच शुरुआत की गई एक इनिशिएटिव है। शुरुआत में ये दो कंट्री ही सामने आते हैं, यूनाइटेड किंगडम ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव को लॉन्च करते हैं। और यहाँ पर ओसो वॉक की बात भी होती है। ओसो वॉक का मतलब होता है ओसो वॉक। ओसो वॉक का मतलब होता है अच्छा, वन सन, वन वर्ल्ड और वन ग्रिड। पूरी दुनिया को एक ग्रिड बना लो, है ना, है ना, एक सन है ना, और एक वर्ल्ड है, दुनिया तो एक ही हुई ना, एक वर्ल्ड है और एक ग्रिड बना लेते हैं, यानी दुनिया के सारे कंट्रीज मिलकर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। पता है किसको लेकर, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर। इस प्रोजेक्ट का सीधा सीधा एम क्या है कि भाई हमें कनेक्ट करना है एनर्जी ग्रिड को, और यहाँ पर एक दूसरे के साथ जो बॉर्डरिंग एरियाज होते हैं ना, जो बॉर्डरिंग एरियाज होते हैं उन एरिया को यूज करना है रिन्यूएबल एनर्जी को की ग्रोथ के लिए। अब जैसे मान लो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है, इंडिया चाइना बॉर्डर है ना, ऐसी ऐसी जगह है बहुत सारी कंट्री के बीच बीच में, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर है, तालिबान का बॉर्डर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ इनके बीच का जो गैप वाला एरिया होता है ना, उनका कोई यूज नहीं है, और ये अच्छे अच्छे एरियाज हैं। तो व्हाई नॉट वी आर गोइंग टू यूटिलाइज दिस ऑल द एरियाज एज फॉर व्हाट, रिन्यूएबल एनर्जी। उन एरियाज पे अच्छा खासा हम रिन्यूएबल एनर्जी बना सकते हैं, और अच्छा खासा एरिया है दोस्त, और उसको हम लोग जोड़कर जिस कंट्री को जरूरत होती है उसको पावर सप्लाई कर सकते हैं। इस तरह के इनिशिएटिव्स ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव्स के नाम से दुनिया में जाने गए। तो यहां पर होगा क्या कि यहां पर सोलर एनर्जी वगैरह की सप्लाई अक्रॉस द बॉर्डर्स हम कनेक्ट कर लेंगे, है ना, हम कनेक्ट कर लेंगे। और जब इंटरनेशनल सोलर लाइन 2018 वगैरह में ये सब डिस्कशंस हुए तो वहां पर इन सब चीजों को भी जोड़ा गया, ठीक है ना। ऐसे फायदा क्या होने वाला है, पूरी दुनिया को एक्सेस रिन्यूएबल पावर मिल जाएगा, ठीक है, एक्सेस रिन्यूएबल पावर मिल जाएगा, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू पावर जनरेशन हो जाएगा।
एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या है? एम्स ऑब्जेक्टिव सबको पता है, क्या दुनिया के टारगेट को अचीव करना है, नेट जीरो पे जाना है, कार्बन एमिशन कम करना है, आईपीसीसी का रिपोर्ट आ रहा है, क्लाइमेट न्यूट्रलिटी की तरफ जाना है, वो सारी चीजें ही हैं, मिला जुला कर बैकग्राउंड वही रहेगा। पहली चीज, इन्वेस्टमेंट और रिसर्च जो होगा काफी डेवलप होगा, सही बात है। दूसरा, स्पीड अप द प्रोसेस टू डीकार्बोनाइज एनर्जी प्रोडक्शन, यानी एनर्जी भी बन रही है, देखो ना, सोलर एनर्जी से एनर्जी भी बन रहा है, और डीकार्बोनाइज मतलब कार्बन एमिशन नहीं भी हो रहा है, उसको कहते हैं डीकार्बोनाइज, ये एक फायदा हुआ। तीसरा क्या कह रहा है, एक इंटरनेशनल नेटवर्क बन जाएगा, ओके, और पूरी दुनिया जो होगी सोलर एनर्जी वगैरह को पावर ग्रिड को लेकर कनेक्ट हो जाएगी, और किसी कंट्री में अगर पावर क्राइसिस वगैरह इस तरह की दिक्कत हो रही है तो 24/7 पावर सप्लाई की मदद भी मिल जाएगी। उसके अलावा और सोचो और सुनो, यहाँ पे इसको लेकर बहुत सारे गवर्नमेंट के ग्रुप्स, लेजिस्लेटर्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं इसको काफी हद तक बूस्टअप किया जाए, एक्सेलरेट किया जाए। इसके लिए वो कंस्ट्रक्शन वगैरह पे, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे काफी काम कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ चीजें और आपको बता दूं, ये चीजें कैसे जाके सक्सेसफुल होंगी, इसके लिए हमें फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल कोएलिशन ऑफ नेशनल गवर्नमेंट, पावर सिस्टम ऑपरेटर्स को मिलजुल कर काम करना होगा, ठीक है ना। तो मतलब एक जो एम्स और ऑब्जेक्टिव है इनिशिएटिव्स का, वो यही है कि पूरी दुनिया को मिलजुल के काम करना होगा और सोलर जैसी एनर्जी वगैरह के थ्रू पावर सप्लाई करने की कोशिश की जाएगी। अगला देखो, यहां पर एक चीज और है, एक टारगेट क्या बोला गया, यहाँ पे टारगेट क्या डिसाइड हुआ कि भाई ऐसा है, एशिया, अफ्रीका और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 2050 तक आते आते 3 फेज में, मतलब स्टेप बाय स्टेप करते करते 2600 गीगावाट पावर जनरेशन करेंगे। 2600 गीगावाट बहुत होता है बच्चा, 1 गीगावाट इज इक्वल टू 1000 मेगावाट, यानी अगर इसको आप मेगावाट में लगाओगे तो पता है 2600 गीगावाट इंटू 1000 कर दोगे, तब जाके पूरी वैल्यू आएगी मेगावाट, यानी 2600 और फिर 123, इतना मेगावाट पावर जनरेशन पूरी दुनिया में 2050 तक हम जनरेट कर पाएंगे थ्रू द हेल्प ऑफ सोलर पावर। अब देखो ग्रीन ग्रीन इनिशिएटिव्स का, यानी एक एक्सपेक्टेशन जो है वो ये है कि 2050 तक 26 लाख मेगावाट पावर जनरेशन सोलर एनर्जी से जनरेट हो पाएगा। समझे जाएगा एक एक चीज को। अब देखिए इसमें होना क्या है, अब यही होना है, इसमें जो भी होगा इलेक्ट्रिसिटी इंटरकनेक्टर होगा, चार्जिंग पॉइंट्स होंगे, फ्लेक्सिबल ग्रिड होगा, ठीक है। इन चीजों को हमें और ज्यादा एक्सेलरेट करने की जरूरत है, ठीक है। अब इसमें चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, चैलेंजेस में सबसे बड़ा चैलेंजेस तो आपको पता है हाई इनिशियल कॉस्ट का, पहला कैपिटल चाहिए, दूसरा कंट्रीज के बीच कोऑपरेशन का। अब इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे से अहम में ही अगर लड़े जाएं कि हम हैं, ठीक है ना, जब तक म्यूचुअली, इंडिया के केस में तो आप जानते हैं इंडिया को ऐसा कोई अहम है ही नहीं, इंडिया तो क्या है, वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में तो आप जानते हैं वहां इलेक्शन तक में इंडिया का मुद्दा होता है, ना गरीबों का डेवलपमेंट करना है, ना महिलाओं को पढ़ाना है, उनके यहाँ ये मुद्दे कभी होते ही नहीं है ना, चलेगा। तो मेरा कहने का मतलब आप अच्छी तरह समझ रहे हैं कि यहाँ पे कोऑपरेशन की भी एक इश्यूज है जो कि करना पड़ेगा, ठीक है, नेबर कंट्रीज के बीच में। और दूसरा सिक्योरिटी रिस्क है, अब भी मान लो, है ना, आप खुद देखते होंगे टेररिस्ट ने ही उड़ा दिया पाकिस्तान, अरे भाई मैं इंडिया पाकिस्तान एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ समझाने के लिए, तो ये चीजें भी तो नहीं होनी चाहिए ना। अब सोलर पैनल ही उड़ा दिए तुम लोग, है कि नहीं, कुछ नहीं कर पा रहे तो सोलर पैनल ही उड़ा दे रहे हो, भूल जा रहे हो कि सोलर पैनल में हम दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन है। बेवकूफों की कमी है दुनिया में, ठीक है, उस तरह की चीज है, उस तरह की चीज है, टेरर वगैरह की दिक्कत है। इन चीजों को कैसे मैनेज किया, हर देखा गया हर किसी का पड़ोसी के साथ उल्टा सीधा संबंध होता है, जबकि सबसे अच्छा संबंध पड़ोसी के साथ होना चाहिए। लेकिन मैंने देखा कि घरों में भी देखो तो पड़ोसी के साथ सबसे बुरे संबंध होते हैं, उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट वाले घर के साथ अच्छा संबंध होगा, लेकिन नेक्स्ट वाले के साथ दिक्कत होगी। चल, तो ये कुछ चीजें हैं। अच्छा, इससे फायदा क्या है, इससे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वगैरह का जो हम गोल वगैरह अचीव करना चाहते हैं ना, वो काफी हद तक अचीव कर सकेंगे, ठीक है ना, काफी हद तक अचीव कर सकेंगे। अब हम चलते हैं नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। फिर मैं इसकी बैकग्राउंड बताता हूं। मैंने बोला था जब हम 2012 दोहा कन्वेंशन की बात कर रहे थे, किसके बारे में, है ना, दोहा कन्वेंशन की बात कर रहे थे, वहां ये बोला गया था कि 2015 तक हर कंट्री अपना बता देगा क्या कंट्रीब्यूट करेगा। आप पीछे के लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और आप सुनते ही आए इस लेक्चर पे तो आपको पता है, हाँ सर आपने बोला था आईएनडीसी होगा, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन होगा, और यहाँ पर होगा कि 2020 से बाद 2030 तक हर कंट्री क्या करेगी, ठीक है। और इसी आईएनडीसी का नाम बाद में बदलकर नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन कर दिया गया।
और मैंने ये भी कहा था इस नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का जो बैकग्राउंड है वो है नामा। और नामा हम लोगों ने कब देखा था? 2007 वगैरह के आसपास, याद आ होगा जब हम बाली कन्वेंशन की बात कर रहे थे। ठीक है, ये तो रहा वो लेक्चर जो मैं आपको पीछे कवर कर चुका हूं। तो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन क्या है? नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन ये है कि 2020 के बाद कौन सा क्लाइमेट एक्शन प्लान क्या होगा, और वो टारगेट होगा 2020 के बाद से 2030 तक का ये ड्यूरेशन। ठीक है, यहाँ पर वही बात जो पेरिस एग्रीमेंट 2015 का हुआ था बच्चा, पेरिस में, तो यहाँ पेरिस एग्रीमेंट जो बात हुई थी वही सारी चीजें यहाँ पर आपको बताई गई। ये सारी चीजें आपको इन्वायरमेंट के बुक में दी गई हैं, जो आप लगातार मैक्रो हेल्थ पब्लिकेशन की मेरी किताब पढ़ रहे हैं, और समय के साथ साथ ये मैक्रो हेल्थ की किताब अपडेट भी हो रही है। इस किताब को फैक्ट की तरह मैंने लिखा है, एक स्टोरी, एक कंसेप्ट की तरह लिखा है, इसलिए यूपीएससी में आप सिर्फ फैक्ट ही नहीं पढ़ रहे हैं। जब आपसे कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ रहा होगा या मेंस में आंसर लिखना होगा तो आप प्रॉपर आंसर लिख रहे हैं, क्योंकि आप विषय को समझ रहे हैं। बाकी किताबों में क्या है, फैक्ट एंड फिगर्स है, उसमें लीजें जुड़ी नहीं है, तो समझने में दिक्कत आती ही आती है। अब देखो ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट, ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट में भी हम लोगों ने बात कर लिया। कोप 26, अभी जो हम पीछे बात कर रहे थे, कोप 26 की हमने बात कर ली। ठीक है, कोप 26 का मतलब होता है 2021 पंचामृत। इससे बड़ा टर्म, इतना खूबसूरत टर्म हमारे आर्नोल्ड आइंस्टाइन ने यहाँ यूज किया, पंचामृत। अब देखिए यहाँ पर आपको कोप 26 में यूएनएफसीसी की बात हो गई, और यहाँ पर सीधा बोला गया 2030 तक हम लोग को क्या करना है, जो भी चीजें एनडीसी में डिसाइड की गई इसको अचीव करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी दुनिया के पास कोई ऑप्शन है भी नहीं। और देखो एनडीसी में बाय द एंड ऑफ 2022 इंडिया का क्या टारगेट रहा। देखो इंडिया के टारगेट के पहले आपको बताऊं दुनिया में क्या रहा, इसके बाद हम बात करेंगे इंडिया और एनडीसी, है ना। इंडिया एनडीसी का 2022 में क्या क्या चीजें आई हैं। देखो एनडीसी कंट्रीज जो है कम्युनिकेट्स, है ना, देयर एनडीसी कंट्रीज कम्युनिकेट, डेफिनेटली वो बताएंगे कि भैया आप लोग किस तरह का गोल बनाने जा रहे हैं, पहली बात। दूसरा यहां पर यह भी कोशिश करना है कि जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको बढ़ने ना दिया जाए, और यूएनएफसीसी सेक्रेटरीज के पास हर 5 साल में, है ना, हर कंट्री अपना रिपोर्ट सबमिट करेगा, उसने किस तरह से क्या क्या काम किया है इंटरनेशनल लेवल पर एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। और तीसरी चीज, जो पेरिस कन्वेंशन में जिस मैकेनिज्म्स को हमने बोला था उसको फॉलो करना पड़ेगा, वही पेरिस रूल बुक जो हमने पीछे से बात किया है। तो कंट्रीज मस्ट हैव टू फॉलो देम। अब हम यहाँ आपको लिए चलते हैं, भाई इंडिया को एनडीसी के साथ जोड़ते हैं, यानी भारत और नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन क्या है। तो इंडिया हैज ऑलरेडी सबमिटेड इट्स अपडेटेड एनडीसी टू द यूएनएफसीसीसी। ठीक है, तो यानी हमने यूएनएफसीसीसी में को जाकर ये अपडेट दे रखा है कि हम क्या करने वाले हैं। अब देखो ऑल अबाउट एनडीसीज, इस पे बात करते हैं। पहली एनडीसी जो भारत ने सबमिट किया था 2015, कब? पेरिस कन्वेंशन जब हो रहा था उस समय, वैसे एग्जैक्टली उस समय हमने नहीं किया था, हम उससे कुछ दिन बाद किए थे। ठीक है ना, याद रखिएगा। फाइन, इंडियाज अपडेटेड एनडीसीज, ठीक है, लेकिन पेरिस ही मानो चलेगा। ठीक है, इंडियाज अपडेटेड एनडीसीज के बारे में यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना। ऑल स्टेट हैव शेयर्ड ऑब्लिगेशन टू एड्रेस एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन बट डिनाइज इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल स्टेट विद रिगार्ड टू द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस। ठीक है, कहने का मतलब सीधा सीधा है, समझो जरा। यहाँ पर ये सीधे साफ साफ कही जा रही है कि इंडियाज नेशनल सर्कमस्टांसेस जो है उसको ध्यान में रखते हुए, आपको पता है भारत में पॉवर्टी भी अच्छी खासी है, ठीक है, कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज को, है ना, को भारत ने लागू किया। अब बात ये होती है कि कॉमन, जरा समझना, यहाँ पर एक टर्म है दैट्स वेरी वेरी डिसेंट टर्म, सीबीडीआर। सीबीडीआर का मतलब होता है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज, है ना, भारत ने इसको प्रिपेयर किया। अब बात होती है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब साफ साफ होता है कि सारे स्टेट यानी सारे लोग, सारे कंट्री जितने भी हैं, दे विल शेयर द ऑब्लिगेशन टू एड्रेस एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शंस। ठीक है, वो सब बताएंगे कि किस तरह से एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन को कंट्रोल करेंगे, अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे। लेकिन हाँ
सबका जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का तरीका है वो अलग अलग होता है। यानी कहने का मतलब है कि भारत भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का काम करेगा, लेकिन भारत अपनी इकोनॉमी, अपनी कंडीशन, अपने लोगों, अपनी सोसाइटी को देखने के बाद करेगा, उसको लेकिन करेंगे हम भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, क्योंकि सबको पता है एनवायरमेंट इज वन फॉर एवरीवन। एटमॉस्फेयर जो मैं बोलता हूं लाइन, वन फॉर एवरीवन। India's transition to the cleaner energy for the period 21 to 30, सही बात है ना। भारत जो है वो क्लीनर एनर्जी की तरफ जा रहा है, और इस चीज के बारे में आपको पता, अगर ऐसा नहीं होता तो ओसो वॉक का कंसेप्ट भारत क्यों ला रहा होता, ऐसा नहीं होता तो पंचामृत में भारत क्यों कह रहा होता कि 500 गीगावाट हम 2030 तक करेंगे। पहले 450 गीगावाट बोला, हमने बढ़ा दिया। क्यों 40% रिन्यूएबल को अब 50% रिन्यूएबल एनर्जी को तुरंत 30 में करेंगे? पागल थोड़ी ना है। इसका मतलब कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम भी वही कर रहे हैं पर तरीका हमारा सबका अलग अलग है। यानी सब लोग काम वही कर रहे हैं, करने का तरीका अलग है। मतलब ऐसे कह लो कि दीदी की शादी होने वाली और घर में सारे ताऊ और पिताजी, काम तो शादी को सक्सेसफुल करने का है, लेकिन सबका काम अलग अलग है, लेकिन अल्टीमेटली गोल क्या है? शादी को सक्सेसफुल बनाना। दिस इज व्हाट सीबीडीआर प्रिंसिपल, इसी को कहते हैं सीबीडीआर। ठीक है, इस टर्म को याद रखना, बार बार कह रहा हूं, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अब देखो टू पंचामृत कमिटमेंट जो है, भारत इसको एग्रेसिवली पूरा कर रहा है। कौन कौन? अभी जो मैंने आपको बोला, पहला भाई 500 गीगावाट नॉन फॉसिल से एनर्जी जनरेट करेंगे, बहुत सही। और दूसरा कह रहा है एटलीस्ट 1 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय 2030, है ना। उसको हम लोग क्या करेंगे? उसको हम लोग इंडिया से रिड्यूस करेंगे। यानी इंडिया करीब करीब 1 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 2030 तक रिड्यूस करेगा। अब देखो इंडिया के नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में क्या बदलाव हुआ। भारत ने पहला समिट 2015 में किया, दूसरा जो चेंज हुआ 2022 में हुआ। क्या अपडेशन है 2015 और 2022 के बीच में, और अल्टीमेटली लास्ट में हम लोग बात करेंगे इसकी वजह से क्या प्रोग्रेस दिख रहा है। अब देखो पहला टारगेट फॉर 2030 जो भारत ने बोला था, उसमें 2015 के बाद 15 में जो बोला और 22 में जो बोला, उसमें हमने कुछ चेंज किया और अच्छे तरीके से 2030 का टारगेट भारत अचीव करने जा रहा है अपनी एनडीसी में। किसी और कंट्री का एनडीसी नहीं पढ़ना भाई, सिर्फ और सिर्फ इंडिया का पढ़ना, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। देखो पहला कह रहा है रिड्यूस द एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स जीडीपी। कितना? पहले बोला कि 33 to 35% करेंगे 2005 के लेवल का 2030 तक, फिर बोला नहीं 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 और ज्यादा कम करेंगे 45% 2030 तक 2005 के लेवल का, यानी बेस ईयर हमने 2005 ही बनाया। यानी इसका मतलब इसकी वजह से 2005 के लेवल का लगभग 28% रिडक्शन अब हम कर लेंगे अगर हम 35 से 45 रिडक्शन करने लगते हैं तो ये तो अच्छा प्रोग्रेस हुआ। दूसरा कह रहा है क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज क्या करने वाले हैं? लगभग 40% जो था अब हमने क्या बढ़ा दिया? 50%। मैंने क्या बोला था? 40% रिन्यूएबल एनर्जी जो पहले हुआ करती थी उसको हमने बढ़ाकर 50% कर दिया। इसका मतलब 42.3% अचीव्ड बाय द एंड ऑफ नवंबर 2022। और ये देखो ये हमने अचीव कर भी लिया है। अभी सुनो क्रिएट एन एडिशनल कार्बन सिंक, यानी एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेंगे। पहले क्या था? 2.5 to 3 बिलियन टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट हम कम करेंगे। फिर बोला भाई यहां पे भी हम वही सेम रखते हैं, तो यहां पर कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन ये दोनों चेंजेस हैं, आप ध्यान रखिएगा। दिस इज द इंडिया एनडीसी। मैं बोर्ड से हट गया हूं, आप ठीक से देख लो जो इंडिया टारगेट इंडिया इज गोइंग टू अचीव हियर। एक टर्म यहां बार बार आ रहा है, एमिशन इंटेंसिटी। आपके पेपर में ना छोटे छोटे टर्म्स पूछे जाते हैं, एमिशन इंटेंसिटी क्या होती है, इस तरह की चीजें। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिशन इंटेंसिटी, जरा समझना। देखो यहाँ पे एक टर्म आया है रिड्यूस द एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स जीडीपी। इसको थोड़ा मैं ठीक से और समझा देता हूं। एमिशन इंटेंसिटी का मतलब होता है, देखो टोटल जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाई टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ कंट्री से डिवाइड कर दो। अगेन रिपीट, मैं कह रहा हूं टोटल जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है ना, उसको टोटल जीडीपी से डिवाइड कर दो, उसके बाद जो वैल्यू आती है वो वैल्यू यही आती है, रिड्यूस द एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स जीडीपी। मतलब रिड्यूस द एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट जीडीपी, जो हम टारगेट बात कर रहे हैं ये क्या है, इसको बताने के लिए मैंने यहां पे बताया कि रिड्यूस द एमिशन इंटेंसिटी जिससे बात हो रही है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उस एरिया में आपकी कंट्री में टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशन कितना हो रहा है उसको डिवाइड कर दो टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से, और तब आपको मिल जाएगा एमिशन इंटेंसिटी। ठीक है ना, तो ये तो अच्छी बात है ना। यहां पर अगर हम 35 से या हम 35 से अगर 45 करें तो इट इज गुड, हम और बेटर कंडीशन करने जा रहे हैं। और सुनो
गोल ऑफ रिड्यूसिंग एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी अलाउ अ कंट्री टू रिड्यूस इट्स एमिशन व्हेन वाइल इसकी कोई जरूरत है जीडीपी ग्रोथ, ठीक है चलेगा। ऊपर वाले टर्म से आपको चीजें काफी क्लियर हो गई हैं। अच्छा, कोप 26 काफी बड़ा टॉपिक था। कोप 26 हैव अ मिनी क्वेश्चंस, वो भी आपको दिख दिया। अब हम चलते हैं कोप 27 की तरफ। कोप 27 क्या कहता है? कोप 27 में सीधी सीधी देखो यहाँ पे बात, ये कोप 27 जो है श्रम एल्सिक जगह है एजिप में 2020-22 में ये 27 कॉन्फ्रेंस हुआ है यूएनएफसीसीसी का। वही यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो मैंने आपके लेक्चर की शुरुआत में बता दिया था, पूरी दुनिया में कोशिश करता है ग्रीन हाउस गैस एमिशन को सस्टेनेबल लेवल पर लाना, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस यही है जो प्रीवियस सक्सेस को हमने बनाकर रखा है, बिल्ड ऑन प्रीवियस सक्सेस जो एम्स है उसको ग्लासगो वगैरह में जो हमने बात किया था कोप 26 में उसको आगे पूरा करना है, और यहाँ पर फाइनेंस वगैरह को बूस्ट अप करने की बात कर रहा है। ठीक कह रहा है, देखो विद हायर एम्बिशन ऑन मिटिगेशंस, एडॉप्टेशन एंड क्लाइमेट फाइनेंस, यानी तीन चीजों पे आपको सीधा सीधा जोर मिल रहा है। पहला आपको मिल रहा है मिटिगेशन यानी कार्बन एमिशन को कम किया जाए, दूसरा एडॉप्टेशन नई नई चीजों को एडॉप्ट किया जाए, और तीसरा क्लाइमेट फाइनेंस को लाया जाए, बढ़ाया जाए, जिसकी मदद से हम लोग जो भी लॉस और डैमेज हो रहे हैं उसको कंट्रोल कर सकें। अगला देखो, अगला देखो। अच्छा एक बात और बता दूं मैंने आपको कोप, सीएमपी और सीएम में ये तीनों चीज पढ़ाई है, याद आ रहा है? मैंने इन तीन चीजों के बारे में आपको पढ़ाया, शायद आप में से कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बहुत क्लियर किया था कोप का मतलब क्या होता है, सीएमपी का मतलब क्या होता है, और सीएमए का मतलब क्या होता है। कोप जब पहली यूएनएफसीसी का कॉन्फ्रेंस मीटिंग शुरू होती है बर्लिन से, जो आप ऐसे हर किसी को पता है 1990 है ना, छोड़ो बर्लिन से जो शुरू होता है वहीं से बात करते हैं। सीएमपी जो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 से स्टार्ट होता है, 1997 से स्टार्ट होता है, ठीक है। अच्छा, कोप जो 1990, एक मिनट भाई, 1994 छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको आप जान लो। क्योटो से जब 1997 जो क्योटो से स्टार्ट होता है, ये बर्लिन जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यूनिवर्सिटी की पहली मीटिंग होती है बर्लिन में होती है, वहां से कोप का नंबर शुरू होता है 1 2 3 4 करते करते, है ना, आगे बढ़ रहे हैं हम। सीएमपी जब क्योटो प्रोटोकॉल की जो नियम कानून फॉलो किए जाते हैं उसका नंबर 1 नंबर 2 करते करते सीएमपी कहलाता है। और सीएम में जो पेरिस कन्वेंशन होता है उसके नियम कानून को फॉलो करते हुए 1 2 3 4 चलता है। तो कोप, सीएमपी और सीएम में बर्लिन, क्योटो और पेरिस से याद रखो, ठीक है। और ये बर्लिन, क्योटो और पेरिस, इसके ठीक पीछे वाले लेक्चर में मैंने आपको डिटेल बता दिया था। क्यों? क्योंकि यहां पर सीएमपी 17 की मीटिंग है, कौन? कोप 27। तो कोप तो 27 हो गया, सीएमपी का जो क्योटो प्रोटोकॉल के इनिशिएटिव को लेकर जो टारगेट को अचीव करने की 17वीं मीटिंग हो गई, और पेरिस जो 2015 में हुआ था उस इनिशिएटिव को लेकर ये चौथी मीटिंग हो गई, ठीक है ना। इसीलिए यहां पर सीएम में सीएमपी और कोप, इन तीन टर्म्स के साथ मैंने देखा 90% स्टूडेंट, उससे ज्यादा 99% स्टूडेंट इन तीन टर्म को समझते ही नहीं है इसका मतलब क्या है। और आगे सुनो, ठीक है ना। अच्छा, यहां पर कुछ इंप्लीमेंटेशन प्लान लाए गए। क्या इंप्लीमेंटेशन प्लान लाया गया? कुछ नहीं, और ये वैसे भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर मैं बोल देता हूं जितना कोप 26 है। क्या लाया गया? पहला बोला गया भाई एडॉप्टिंग ट्रांसफॉर्मेटिव एडॉप्शन एजेंडा, ठीक है भाई, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंज कर रहे हैं, उसको एडॉप्ट किया जाए। दूसरा, प्रोवाइडिंग, मोबिलाइजिंग एंड डिलीवरिंग द क्लाइमेट फाइनेंस, पैसा लाओ, डेवलपिंग कंट्री की मदद करो, दूसरी चीज। तीसरा, अवॉइड द बैकस्लाइडिंग ऑफ कमिटमेंट्स एंड प्लेजेस, ठीक है, जो अंधकार में चीजें रख रहे हैं उसको दूर करो। फिर कह रहा है एंश्योरिंग अ मैनेज एंड जस्ट ट्रांजिशन बेस्ड ऑन लो एमिशन एंड क्लाइमेट रेजिलियंस डेवलपमेंट। अगला कह रहा है एक्शन टू क्लैरिफाई सपोर्ट फॉर द लॉस एंड डैमेज। और लास्ट, शिफ्टिंग फ्रॉम द प्लेजिंग टू इंप्लीमेंटेशन एट स्केल ऑन टाइम। ये ऑफिशियल रिपोर्ट्स है जो इजिप्ट में जो ये कन्वेंशन हुआ है ना, शर्म शेख में, उसके जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स आए हैं उन ऑफिशियल रिपोर्ट्स में 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स लिखे गए हैं। यही पूरा का पूरा टारगेट है जो इजिप्टियन प्रेसिडेंसी में पब्लिश हुआ है। मतलब ये कह लो कि जो टारगेट्स ऑफ कोप 27 सेट बाय इजिप्टियन प्रेसिडेंसी जो है वो टारगेट आपके सामने है। ये सारे टारगेट्स आप याद रखेंगे। यानी यहां तक हम लोगों ने 2022 तक के सारे कन्वेंशन कर लिए हैं, ठीक है ना, सारे कन्वेंशन कर लिए हैं। इसके आगे के कन्वेंशन हम लोग आगे बात करेंगे। थैंक यू एवरीवन, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद। इस लेक्चर की कड़ी को बनाए रखिएगा। पीछे के लेक्चर और आगे के लेक्चर को जोड़ने का ये लेक्चर था, तो पीछे के लेक्चर को सुनने के बाद इस लेक्चर को सुने, और इस लेक्चर के सुनने के बाद आगे का नेक्स्ट का लेक्चर सुने। जहां जो अपडेट समय के साथ साथ होता रहेगा
उन वीडियो के साथ उन लेक्चर्स को मैं और अपडेट करता रहूंगा। कोर्सेस आपको पूर्वांचल आईएएस ऐप पे मिल ही रहा है, आप वहां जुड़े रहिए। यूट्यूब पूर्वांचल आईएएस पर आपको मिल जाऊंगा अपडेट्स देते हुए। और साथ ही साथ अगर किसी तरह की कोई डाउट है या कह लीजिए कोर्स रिलेटेड अगर आपको पूर्वांचल आईएएस ऐप पे जाके कोर्स लेना है तो आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 9911809808 और या 6393641090। इन नंबर पे जाकर आप सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। कोर्स में अगर किसी तरह की कोई दिक्कत होती है, ये कोर्सेज मैंने आपको पहले ही बोला सिर्फ मोबाइल फोन और टैबलेट्स पे ही अलाउ है। करेक्ट? तो ध्यान रखिएगा और आगे मुझे अपने इंफॉर्मेशन जरूर देते रहिएगा कि कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, या कमेंट वगैरह भी देते रहिएगा, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स ही मेरी एनर्जी है जिससे मैं नेक्स्ट वीडियोस में और बेटर कर पाता हूँ। थैंक यू एवरीवन, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद। और आई होप सो एक अच्छा रिजल्ट आने वाला है और आप इन्वायरमेंट को पढ़ नहीं रहे, इन्वायरमेंट को सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। बाकियों ने आपको फैक्ट दिया, मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, उस कॉन्सेप्ट के अंदर फैक्ट आपको अपने आप जुड़ते जा रहे हैं। फैक्चुअल डेटा ज्यादा होने की वजह से इन्वायरमेंट पे मैं पीपीटीज के थ्रू ही आपको कोर्सेज करा रहा हूं, ताकि आपका लिखने का टाइम बचे और किताब आपके पास है, किताब को सामने रखिए, चीजों को पढ़ते रहिए और जहां बीच बीच में कुछ नए अपडेट्स आते हैं वो वीडियोस इनमें मैं आपको ऐड ऑन करता रहूंगा। सो जय हिंद।